वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स यानी वीडियो प्रोवाइड किए हैं, यानी लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने 3 टॉपिक्स लिया था। हमने पहला टॉपिक ऑर्डर लिया था और दूसरा टॉपिक है डिग्री लिया था। तो बच्चों, जो हमारा थर्ड टॉपिक था उसमें छूट गया था किसी कारणवश। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज थर्ड टॉपिक जो हमने लिखा है, टॉपिक का नाम रैखिक एवं अरैखिक अवकल समीकरण। कहने का मीन्स ये है बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक के ऊपर बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको पहले देख लीजिए, तभी वीडियो कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से समझना, ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आपका एक लेसन ही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ताकि मुझे आगे बताना भी ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। इसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बच्चों इसका इंग्लिश हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर मैं इसका एक नाम और दे दूं, क्या दे सकता हूं बताइए? आप सोच के बताइएगा। ठीक है, सोच लिए इसका अलग मैं नाम क्या दे सकता हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं और में लिखूं, ठीक है, और या अथवा बोल सकते हैं बच्चों। अगर इसका हम सेकंड नाम दे दें, ठीक है, सेकंड नाम क्या दे सकते हैं बच्चों? अचर गुणांकों के साथ। क्या दे सकते हैं? अचर गुणांकों के साथ रैखिक एवं अरैखिक अवकल समीकरण। देखिए मैं इसका लिख देता हूं, अचर गुणांकों के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कभी कभी इंग्लिश इस तरह लिखे रहते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप हिंदी भी समझते रहिए और इंग्लिश भी समझते रहिए। इंग्लिश मैथमेटिक्स में बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, कई स्टूडेंट को लगता होगा कि हम तो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम, तो उन्हें बच्चों इंग्लिश में बिल्कुल परेशान होना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मैथमेटिक्स में बहुत ही आसान होता है। जैसा जैसा वो बोल रहा है, जैसे जैसे आप हिंदी मीडियम करते हैं वैसे वैसे लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सिखाते भी रहेंगे कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, अचर गुणांकों के साथ रैखिक, अचर गुणांकों के साथ रैखिक एवं अरैखिक अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ठीक है, इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करिए। जैसे यहाँ से मैं देखिए, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? लीनियर लिख सकता हूँ एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना लिख सकता हूँ कि नहीं? जैसे देखिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक आप तो यही लिखोगे। चलिए मैं भी लिखता हूँ यही। देखिए मैंने लिखा लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, ये साथ लिखा है, यानी विथ लगा सकते हैं साथ के लिए। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ अचर गुणांकों को हम लोग बोल क्या सकते हैं बच्चों? विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। मैंने बताया भी था, अचर गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। विथ कांस्टेंट
कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ देखिए, जब भी आप ये चीज़ पढ़ोगे ना, ये चीज़ आपको आता रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, अचर गुणांकों के साथ हमें क्या पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, अगर बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन लीनियर पढ़ेंगे। तो क्लास 12th में बच्चों आप पढ़े होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हम आपको सिंपल डिफिनीशन बताते हैं, ध्यान से समझना। देखिए अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो चलिए पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो ध्यान से समझना, वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण, वह अवकल समीकरण जिसमें 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 परतंत्र चर परतंत्र चर को हम लोग आश्रित चर भी बोल सकते हैं, परतंत्र चर तथा इसके अवकलज, इसके अवकलज, इसके अवकलज की घात, अवकलज की घात प्रथम, अवकलज की घात क्या हो बच्चों, प्रथम हो। ठीक है, अवकलज की घात क्या हो बच्चों, प्रथम हो। कहने का मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं। और डेरिवेटिव मतलब बच्चों हम बोलते हैं d/dx। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको देखिए, पहले मैं पूरा डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझाएंगे आपको। वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा इसके अवकलज की घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, प्रथम हो। ठीक है, तो वह अवकल समीकरण कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, बोलिए, बोल सकते हैं ना। तो यानी वह मतलब वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा इसके अवकलज की घात क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए या प्रथम होनी चाहिए। ठीक है, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। तो वह आपका समीकरण क्या कहलाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, अवकल समीकरण लिखा है। तो यहाँ बच्चों आप पूरा का पूरा क्या लिखेंगे, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपकी डिफिनीशन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा, हुआ समीकरण। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमने क्या लिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये क्या है बच्चों, डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिग्री, जिसमें बच्चों हम सिंपल लैंग्वेज देखिए, जिसमें क्या हो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्या हो बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल हो। एंड ये क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिग्री, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिग्री इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मीन्स ये है बच्चों, रैखिक अवकल समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें dy/ds की बच्चों जो डिग्री होगी ना, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यदि बच्चों अगर डिग्री 1 नहीं हुई, तब यदि डिग्री 1 ना हो तब क्या कहेंगे उसको बच्चों नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, यानी अरैखिक समीकरण। यानी 1 डिग्री से क्या होनी चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी 1 से अधिक होना चाहिए। अगर 1 से अधिक डिग्री होती है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। अब बच्चों इसमें कुछ रूल्स होते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पहचानना है कौन सा लीनियर होगा, कौन सा नॉन लीनियर होगा। तो देखिए, पहली चीज़ मैं बच्चों स्टार्ट कहाँ से करूँगा,
A0 से स्टार्टिंग करेंगे, A0 से स्टार्टिंग करेंगे n तक चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, A0 मैंने लिखा, A0 dn y अपॉन कितना बच्चों, dxn। क्लियर है, A0 dn y अपॉन कितना, dxn। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने क्या लिखा, A1 dn माइनस 1 y लिख दीजिए अपॉन कितना बच्चों, dx n माइनस 1 प्लस A2 लिख दीजिए बच्चों, A2 लिख देते हैं d n माइनस 2 y अपॉन कितना बच्चों, dx n माइनस 2 लिख सकते हैं। अब आप बताइए आगे क्या होगा, A3 होगा, dn माइनस 3 होगा, y लिख दीजिए यहाँ, और यहाँ यही चलेगा dx n माइनस 3। अब बच्चों डॉट डॉट चलेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, चलिए कहाँ तक जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a n माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ए एन माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब बच्चों बताइए लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कितना आएगा, ए एन इंटू कितना वाई इक्वल टू कितना बच्चों, क्यू इक्वल टू कितना, क्यू। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बच्चों, इस तरह का अगर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो गया इस तरह का, ठीक है, अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी रैखिक अवकल समीकरण। क्लियर है, इस टाइप का। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, A0 लिखा है ना। अब यहाँ तो इसका मैंने अभी जस्ट बताया भी था आपको, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। अगर सपोज दैट कुछ हो गया तो मैं उसको डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लूँगा, उसको फर्स्ट बनाऊँगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, an माइनस 1, an माइनस 1 इंटू कामा कितना an। ये सभी बच्चों क्या हैं, ये सभी क्या हैं बताइए। मैंने अभी जस्ट टॉपिक का नाम लिखा था, अचर गुणांक है। ठीक है बच्चों, क्या है, अचर गुणांक, यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल सकते हैं, अचर गुणांक। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेयर, ध्यान से समझना, वेयर A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों, an माइनस 1 कामा an आर कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल दीजिए या कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल दीजिए। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी देखिए मैंने जो डेफिनेशन लिखा था अथवा करके जो टॉपिक का नाम दिया था बच्चों, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। तो बच्चों देखिए इसमें अचर गुणांक आ रहे हैं कि नहीं, आप ध्यान से देखिए इसमें अचर गुणांक आ रहे हैं कि नहीं। और इसमें बच्चों ये भी देखिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और उसका डेरिवेटिव भी है कि नहीं। क्लियर है, तो अगर बच्चों इस तरह का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो आपका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है बच्चों, अभी मैंने जस्ट बताया भी आपको। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बात क्या आती है, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं अब हाई लेवल में ले चल रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हाई लेवल में आपको लेके चलूँगा। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे Q क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, वहाँ भी लास्ट में भी y है। अगर मैं क्या करूँ बच्चों, y अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, y बच्चों मैं क्या करूँ, कॉमन निकाल लूँ, तो यानी जो वो लिखा है वही बचेगा। क्लियर है, मैं y मतलब बाहर कर देता हूँ, y को मैं पूरी दुनिया से बाहर कर दे रहा हूँ, सबसे अलग कर दीजिए y को, और जो ये सब बच रहे हैं एक में कर दीजिए, y को अपनी दुनिया से अलग कर दो।
ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, a0 मिलेगा कि नहीं। यहाँ क्या मिला, dn अपॉन dn अपॉन dxn प्लस a1, फिर क्या लिखूँगा dn-1 अपॉन कितना बच्चों, dxn-1, y कॉमन हो गया है, a2 dn-2 अपॉन कितना बच्चों, dxn-2 प्लस a3 dn-3 अपॉन कितना बच्चों, dxn-3 प्लस डॉट डॉट an-1 इंटू y कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा बच्चों, d अपॉन dx प्लस an, यही ना। अब बच्चों बताइए, ब्रैकेट लगा सकता हूँ, ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने y कॉमन लिया है। y कॉमन लिख दीजिए, इक्वल टू बच्चों कितना, q लिखा, ठीक है। अब बताइए इसमें y अपनी दुनिया से क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया, तो इसमें जो डेरिवेटिव हैं और कांस्टेंट पद एक साथ हैं। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा और हम मिटाते चल भी रहे हैं, ठीक है, इसको रब भी करते चल रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर बच्चों मैं क्या करूँ, ध्यान से समझना। अगर बच्चों मैं यहाँ पे देखिए, आप लोग पढ़े होंगे d अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, कैपिटल D आपका क्या होता है बच्चों, ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसको d अपॉन डी एक्स को हम लोग बच्चों d अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल D लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग, अगर मैंने d लिखा, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ d2 अपॉन dx2 को क्या लिख सकते हो, बोलिए, d² लिख सकते हैं या d2 बोल सकते हैं। अब बताइए इसी प्रकार अगर हम लोग d³ अपॉन dx³ लिखें तो यहाँ पे क्या होगा, d³ होगा कि नहीं। इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग क्या चलें, डॉट डॉट तक चले, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिख लूँ, dn-1 लिख लें या n-3 लिख लें या n-2 लिख लें। अब देखिए मैं चल रहा हूँ बच्चों कहाँ तक, यानी n-3 अपॉन dxn-3 को कैसे लिख सकते हैं, d की पावर कितना, n-3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों dn-2 अगर बच्चों हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बताइए जल्दी से, d की पावर n-2, क्लियर है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग dn-1 अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख देंगे dn-1, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम n तक चले जाएं, यानी dn अपॉन कितना, dx की पावर n, यही ना, dxn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d, क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ हुआ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। अब इसी को देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे a0 मैंने लिखा, क्या लिखा बच्चों, a0। अब इतने के स्थान पे देखिए dn dxn, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, dn लिख सकता हूँ, चलिए मैंने dn लिख दिया, ठीक है, प्लस अब बच्चों बताइए a1 लिखा मैंने, यहाँ पे n-1 है, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, dn-1 लिख सकते हैं, प्लस a2 dn-2, अब यहाँ पे कैपिटल यूज़ करिए, करते जाइए, n-2 प्लस a3 dn-3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट an-1, इतने को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया d अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D प्लस an, ठीक है बच्चों, प्लस an, और बाहर में क्या लिखूंगा, y इक्वल टू q। अब देखिए यानी ये जो आपका d में जो मतलब डेरिवेटिव था बच्चों और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी था, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप घबराइए मत, क्योंकि हाई लेवल स्टार्ट हो चुका है और बच्चों आगे यही जो टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
ये आपका एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है। मैं आज ही आपको मैं पूरा चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा। देखिए अब बच्चों, अगर मैं ध्यान से समझना, आप इसको नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, मैं इसको रब भी कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर बच्चों देखिए कांस्टेंट के साथ डी आ रहा है, इसमें भी 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 डी आ रहा है, क्लियर है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे अगर पूछूं, ध्यान से बताना आप लोग, अगर मैंने एफ एक्स लिखा, क्या लिखा बच्चों, एफ एक्स लिखा, तो यहाँ पे बताइए अगर मैंने एफ एक्स लिखा है तो ये किसका फंक्शन है, एक्स का, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, चलिए मैंने लिखा एक्स क्यूब, लिख दिया, एक्स क्यूब लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने लिखा, ध्यान देना, 3x लिख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब बताइए अगर ये x है तो देखिए इसकी पावर 3 थी, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, क्लियर है। तो यानी ये बच्चों जो आपका जो d के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम पूरे पद को, जैसे यहाँ पे ये एफ एक्स लिखा है, तो यानी हम इसके पूरे पद को एफ ऑफ डी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसके कांस्टेंट भी है ना, तो इसको क्या लिखा गया है, एफ एक्स लिखा गया है, तो इसको हम लोग एफ ऑफ डी लिख सकते हैं कि नहीं। आप बताइए, सोच के बताइएगा, एफ ऑफ डी लिख सकते हैं कि नहीं। यानी यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू कितना बच्चों, क्यू, इक्वल टू कितना, क्यू। आप बच्चों यहाँ पे वेयर लिख सकते हैं, वेयर एफ ऑफ डी इक्वल टू, ये जो चीज़ लिखा है आप लिख दो, आप लिख दो, ठीक है, आंखें बंद करके, ठीक है। चलिए a1 लिखा, dn माइनस वन, a2 लिखा, dn माइनस 2 लिखा, प्लस डॉट डॉट आप लिख लेना, प्लस मैंने क्या लिखा, an माइनस 1 dn लिखा, प्लस an लिखा। देखिए इतने पूरे को हमने क्या लिखा, f ऑफ d लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर बच्चों देखिए, अगर इसमें ध्यान से समझना, यहाँ मैं कुछ आगे पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, आगे मैं पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। अब बच्चों ये एफ ऑफ डी है, क्या है, एफ ऑफ डी है। अब बच्चों अगर मैं, ध्यान से समझना, यहाँ डी की पावर n है और यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है। तो बच्चों बताइए अगर x की पावर 3 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, बताइए इसके रूट्स कितने हो सकते हैं। तो अगर बच्चों मैं अगर रूट्स की अगर बात करूं तो बच्चों इसके 3 रूट्स होंगे। तो इसमें बताइए अगर d की पावर n है तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, बताइए जल्दी से। n रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। तो अगर बच्चों मैं n रूट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, n रूट्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक चीज़ शब्द यूज होता है AE, क्या यूज होता है, AE। अब AE मतलब होता है बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब बताइए अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन का हिंदी अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले, तो क्या आप बता सकते हैं, बताइए। नहीं बता पाओगे, चलिए हम बताते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों सहायक समीकरण, क्या बोलते हैं, सहायक समीकरण, ठीक है, क्या बोलेंगे, सहायक समीकरण, ठीक है बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बच्चों अगर इसके n रूट्स होंगे, ठीक है, तो यानी अगर हमने रूट्स, अगर मैंने m लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया बच्चों, m लेट किया, ठीक है। ये बच्चों जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप एक बार अगर आपने समझ लिया
तो मैं बता रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं सारे पॉइंट्स आज ही आपको बता दूंगा ताकि मुझे आपको पढ़ाना ना पड़े आगे। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों मैं d के स्थान पे मैं क्या डाल दूँ, m डाल देता हूँ। ध्यान से समझना, मैंने d के स्थान पे क्या डाला, m डाला। तो यहाँ भी हर एक d के स्थान पे क्या होगा बच्चों बताओ, हर एक d के स्थान पर यानी n होगा, यानी d के स्थान पे m लिख देंगे प्लस a m n-1 प्लस a2 m n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना बच्चों a n-1 इंटू m, यही ना, प्लस कितना लिखा है a n लिखा है ना, तो आप a m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए सॉरी यहाँ पे, यानी ध्यान से समझना, ये n ही चल रहा है ना, तो आप a n ही लिखना। ठीक है बच्चों। तो अगर सिर्फ d के स्थान पे बच्चों क्या डालना था, m डालना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो बच्चों ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में करते क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में बच्चों ये जो एफ डी होता है ना, इसको हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं। एफ डी को क्या करते हैं, ज़ीरो। अगर बच्चों एफ डी अगर ज़ीरो होगा तो एफ एम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या निकलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा। इसके एन रूट्स आएंगे या एम रूट्स आएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आगे भी आपको बताते हैं क्या क्या कहानी है इसका। आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या है कहानी, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा, एफ डी इंटू कितना वाई इक्वल टू कितना बच्चों क्यू, और मैंने लिखा एफ एम इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं यहाँ कंडीशन मान लेता हूँ, चूँकि एफ ऑफ एम इक्वल टू कितना बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो कंडीशन होती है ना बच्चों, इसको एफ डी का हम लोग ज़ीरो बना लेते हैं। एफ डी को क्या करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे। तो अगर आप बताओ, अब आप यहाँ कहोगे सर यहाँ रखोगे तो ये पूरा ज़ीरो होगा, तो केवल फंक्शन क्यों मिलेगा। तो बच्चों देखिए, इसको हमें ज़ीरो बनाना नहीं होता है। जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, सहायक समीकरण, तो उसके एम रूट्स होते हैं। ठीक है, और अगर एम रूट्स होंगे तो मैं इसको बनाऊंगा ज़ीरो, तो उसके एन रूट्स निकालेंगे या एम रूट्स निकालेंगे। ठीक है, जो भी आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको हम ज़ीरो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, इसको तो रिप्लेस मैंने कर लिया, अब ये ज़ीरो हो जाएगा। अभी मैंने इसको कन्वर्ट भी किया था, यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, ए ज़ीरो लिखा था, ए ज़ीरो लिखा था, एम की पावर एन लिखा था, यही लिखा था ना। इसके बाद मैंने लिखा था ए वन लिखा था, एम की पावर एन माइनस वन लिखा था, प्लस ए टू लिखा था, एम की पावर एन माइनस टू लिखा था, प्लस ए थ्री लिखा था, एम एन माइनस थ्री लिखा था, ऐसे करके बच्चों डॉट डॉट था, और इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे, ज़ीरो। क्लियर है। अब बच्चों देखिए, अब मैंने देखिए इस तरह हुआ ना, तो ये जो पूरी चीज़ होगी ना आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब देखिए बात क्या आती है, अब यहाँ पे अगर बच्चों मैं कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लेके बताऊँ, जैसे अगर मैंने लिख दिया कोई भी ऑपरेटर्स मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा d2, देखिए मैंने लिखा d2y अपॉन dx2 माइनस 3 dy अपॉन कितना dx प्लस मैंने 2 लिखा, प्लस 2y इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, साइन x, ज़ीरो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। चलिए हमने कुछ ले लिया। ठीक है, चलिए मैंने ज़ीरो ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर बच्चों मैं अभी आपको बताया था d अपॉन डी एक्स, ध्यान से समझना यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स को हम लोग d लिख सकते हैं। तो यहाँ जब d रखेंगे, ऐसे ही हम लोग d2 अपॉन dx2 भी मैंने बताया d स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। अब मैंने जो कंसेप्ट बताया था, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, d स्क्वायर आएगा,
और y भी साथ में आएगा, चलिए -3 और ये dy आएगा, चलिए प्लस कितना 2y इक्वल टू कितना 0। और बच्चों मैंने इसमें बताया थी y भी कॉमन लेना है। अगर बच्चों मैं y अगर मैं कॉमन लूँगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे बचेगा क्या, d² मिलेगा, d² मिलेगा माइनस कितना 3d और प्लस कितना बच्चों 2, और मैं बाहर क्या लिख दूंगा y इक्वल टू कितना 0 लिख दिया। अब बताइए ये चीज़ है क्या, ये चीज़ क्या है, f ऑफ d है कि नहीं, f ऑफ d इंटू कितना y इक्वल टू कितना q। देखिए ध्यान से, f ऑफ d बना कि नहीं, इंटू y बना कि नहीं, इक्वल टू कितना q। मैंने q बताया था, ये इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे x में हो, चाहे यानी जो फंक्शन होगा x में होगा, चाहे मैं 0 लेट करूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, e की पावर x, e की पावर 2x, कुछ भी ले सकते हैं, sin x, cos x, tan x, sec x, sec क्यूब x, x sin x, x² cos x, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, log x भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, बट आपका जो फंक्शन होगा x में होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ इधर से बच्चों हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अभी मैंने बताया क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालना होगा, क्या निकालना हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालना होगा, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, बताइए जल्दी से, मैंने क्या बताया, f ऑफ m इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो कहने का मीन्स ये है, जब भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d के स्थान मुझे m लिख देना है, जहाँ जहाँ d रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, m लिख देंगे, तो मुझे रूट्स में मिल जाएगा। देखिए मैं m डालता हूँ उसमें, तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए m² मिला माइनस कितना 3m प्लस कितना 2 इक्वल टू कितना 0। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, अब इसके अगर मैं रूट्स की अगर मैं बात करूँ, यानी 2 का मुझे फैक्टर्स करना पड़ेगा, 2 का फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का जब मैं फैक्टर्स करूँगा तो यानी ये कितना होगा, इतना होगा, -2 -1, तो बच्चों m-2 और मैं क्या लिख सकता हूँ, m-1 लिख सकता हूँ, इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी, m की 2 वैल्यू निकलेंगी, यानी 2 वैल्यूज निकला, यानी 1 और 2। और ये बच्चों क्या है, रियल है एंड डिफरेंट भी हैं, डिस्टिंक्ट बोलते हैं, अलग अलग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी ढेर सारे कंडीशंस होते हैं, इन कंडीशन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ से बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। और जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब रूट्स आ जाते हैं ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब रूट्स आएंगे, तो मुझे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग CF याद करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग क्या याद करते हैं, CF। तो कहने का मीन्स ये है बच्चों, अगर ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग CF निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग बच्चों क्या निकालते हैं, CF। अब बच्चों ध्यान से समझना, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, CF। अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन से देखिए, यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ CF कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब इसके रूट्स अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं C1 e की पावर m1x, ठीक है बच्चों, C2 e की पावर m2x। तो ये चीज़ बच्चों कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशन मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सा ही मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आगे आपको कुछ इस तरह के अगर क्वेश्चंस मिलें तो आप उसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए C1 मैंने लिखा e की पावर m1, एक वैल्यू m1 मान लेंगे और दूसरी वैल्यू बच्चों m2। मैंने बोला ना m रूट्स होंगे, तो इसके देखिए बच्चों ये m रूट्स हो गए, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 1x प्लस C2 e की पावर कितना लिखूँगा बच्चों, 2x। अब बच्चों देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैंने क्या निकाला, CF, और राइट साइड से बच्चों क्या निकलता है, राइट हैंड साइड से
ये पी आई निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? पी आई। तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है बताइए? 0 है। ऐसे ही इक्वेशन लिखा था ना, देखिए डी स्क्वायर माइनस कितना 3d प्लस कितना 2 इंटू कितना y इक्वल टू कितना 0। तो बच्चों LHS में LHS से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हम लोग CF ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन RHS से हमारा PI निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? PI। और LHS से आपका निकलेगा CF। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि CF और PI क्या है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। CF मीन्स होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। CF मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद PI मतलब क्या होता है? ये होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब बच्चों अगर मैं इसकी क्या पूछने वाला हूँ? हिंदी पूछने वाला हूँ। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग पूरक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरक फलन। अब बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं बताइए? इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल को क्या बोलेंगे बताइए? विशेष समाकल। ठीक है, या समाकल। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हुआ। तो बच्चों अगर PI की वैल्यू, ध्यान से समझना, ये चीज़ हो गया राइट हैंड साइड में। अगर मैं, देखिए मैंने CF निकाला, अगर मैं राइट हैंड साइड में अगर बात करूँ, यहाँ पे 0 है, तो PI की वैल्यू कितना होगा बच्चों? 0 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों इसका हम लोग क्या निकालते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल, ठीक है, जनरल इक्वेशन। तो बच्चों इसको हम लोग लिखते हैं, ध्यान से समझना। CS मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? CF प्लस कितना? PI। CF प्लस कितना? PI। और ये बच्चों CS को हम लोग GS भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? GS इक्वल टू कितना? CF प्लस कितना? PI। अब बच्चों ध्यान से समझना, CS मतलब क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, संपूर्ण हल। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? CS को कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी संपूर्ण हल। ठीक है बच्चों। और ये आपका और ये चीज़ तो मैंने बता दी अभी। ठीक है। और GS मतलब क्या होता है? जनरल। GS मीन्स क्या होगा बच्चों? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक हल। ठीक है बच्चों। तो यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बच्चों हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना हो या जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो इसका एक ही फार्मूला होता है, ये CS इक्वल टू CF प्लस PI। ध्यान देना बच्चों, जब PI अगर बच्चों 0 होगा, PI क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अगर बच्चों PI 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा CF ही आएगी। ये चीज़ ध्यान दें। राइट हैंड साइड में अगर ओनली वैल्यू अगर इसकी 0 मिल जाए तो हमेशा आप CF निकाल दो, उसको Y के बराबर कर दो। तो कहने का मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Y इक्वल टू कितना बच्चों? कितना? CF प्लस कितना? अगर मैं PI की वैल्यू रख दूँ 0, तो यहाँ देखिए Y का जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया CF ही आया। और आप यहाँ से CF की वैल्यू उठा के रख दो, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी है यहाँ तक। अगर अब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, जब बच्चों क्वेश्चन लगाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ 100% में आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। ठीक है, अब आप लगा के देखिएगा
कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो हैं यही सब बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो चलिए आज हमने कुछ नया दिया है आपको, तो आप इसको पढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आप CF की कंडीशन होती है इसको बताएंगे जब मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। कहने का मीन्स अगर मूल यानी बच्चों रूट्स जो हैं आपके इक्वल हो जाएं या डिस्टिंक्ट हो जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करते हैं। अगर मूल इक्वल हों, अगर दोनों मूल्स क्या हों, इक्वल हों, तो वहाँ भी कंडीशन जनरेट होता है। अगर मूल्स बच्चों रियल ना हो, काल्पनिक हो जाए, इमेजिनरी हो जाएं, तो वहाँ पे बच्चों यानी आयोटा के फॉर्म में आए, तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB की फॉर्म में आए या x प्लस IY के फॉर्म में आए, तो वहाँ पे यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो CF निकालते हैं उसकी भी कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन सब हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने जो आज का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, हमें इस टॉपिक से हम इतना बेसिक लेवल से आपको मैंने ये पढ़ाया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मुझे इस टॉपिक में सिर्फ क्या सीखना था कि रैखिक कौन होगा और अरैखिक कौन होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। मैंने ये प्रोसेस पूरा बता दिया, CF कैसे निकलता, PI कैसे निकलेगा, PF यानी X रहेगा तो उसका कंडीशन चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो पहले आप ये सब थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अगर बच्चों आप देखिए मैं एग्जाम्पल लेके अब आपसे मैं पूछूंगा, अगर मैंने बच्चों देखिए, अगर मैंने लिखा d2y अपॉन कितना dx2 प्लस 5 dy बटे कितना dx प्लस 5 5y इक्वल टू कितना 3, इक्वल टू कितना 3। अगर आप इसको बताएंगे तो आप बता ही दोगे। चलिए देखिए ध्यान से, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी डिग्री कितनी बच्चों 1। इसकी डिग्री कितनी है 1। y की डिग्री कितनी है, y की डिग्री बताओ 1 ही है। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन ही ले लिया। देखिए बच्चों, y की डिग्री 1 होनी चाहिए, y की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ये 100% याद रखना। इसके बाद dy बटे dx, d2y अपॉन dx2, dqy अपॉन dx3, अगर इस तरह हो बच्चों तो उनकी भी डिग्री भी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कितना 0। अब बताइए इसमें वेरिएबल कितने हैं और कांस्टेंट कितने हैं, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो देखिए x एंड y होंगे और a b c क्या हो जाएंगे बच्चों, कांस्टेंट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो देखिए, और अगर मैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट निकालूं तो या तो मैं x को बराबर करूं या y के बराबर कर लूं। तो ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, मैं समझाने वाला क्या हूँ, ये क्या है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। इक्वल लगा है ना, इसमें कितने चर हैं 2 चर हैं, तो यानी हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं कि नहीं। रैखिक समीकरण कब होता है बताइए, यही तो है रैखिक समीकरण ही तो पढ़ रहे हैं। रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, यदि x की पावर 1 हो जाए और y की पावर कितनी हो बच्चों 1 हो जाए। यदि x की पावर 1 हो जाए, y की पावर भी 1 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर। अब मैं इसी डिफिनीशन इसी से कोरिलेट कर दूंगा। यदि डेरिवेटिव यानी अवकलज की घात कितनी हो जाए 1 हो जाए और y की पावर भी क्या हो जाए बच्चों 1 हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, बताइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अच्छा बताइए y जो है इसके साथ आ रहा है क्या, आप फंक्शन जो मैंने लिखा था, अगर बच्चों मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, डेरिवेटिव के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में y कभी भी आ जाए, डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाए y आ जाए, भले ही पावर 1 हो,
भले ही क्या हो, पावर क्या हो, 1 हो, तो वो बच्चों आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं यही लिख देता हूँ d2y अपॉन कितना, dx2 प्लस मैंने 5y लिख दिया, चलिए यहाँ y लिख दिया, dy अपॉन कितना, dx लिख दिया, प्लस चलिए मैंने 5y ही लिखा, इक्वल टू कितना, चलिए 0 मान लेते हैं। ठीक, अब बताइए यहाँ पे ध्यान से समझना। अब ये बताइए ऐसा कोई फंक्शन था कि जब मैंने y कॉमन लिया था उसके मल्टीप्लिकेशन में y आया हो? फंक्शन चेक करिए, उसमें ओनली क्या आते थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट आते थे, कांस्टेंट आते थे। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया कांस्टेंट आते थे, कुछ भी हो कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन उसकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। चाहे बच्चों वो फर्स्ट आर्डर का हो चाहे सेकंड आर्डर का हो, ठीक है, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए, तभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर y आ जाए तब, मल्टीप्लिकेशन अगर बच्चों y यानी डेरिवेटिव के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में y अगर आता है तो कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कभी नहीं होगा। ये माइंड में सेट कर लीजिए, वो क्या होगा बच्चों, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये मैं बात बताऊं, ये क्या होगा बच्चों, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान देना, आज के टॉपिक में बस मुझे यही सीखना था कि कौन सा लीनियर होगा कौन सा नॉन लीनियर होगा। मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर y हो यानी डेरिवेटिव के साथ अगर y हो बच्चों, कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, डिग्री 1। अगर मैंने ऐसा लिख दिया d2y अपॉन dx2 प्लस 5 d2y अपॉन dx का पावर 2 इक्वल टू, चलिए मैंने लिख दिया sin x। अब बताइए जल्दी से। अच्छा बताइए, जब मैंने इक्वेशन बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैंने जनरल फॉर्म लिखा था, तो बच्चों उसमें बताइए d2y अपॉन का पावर ऐसा 2 आया था क्या, बताइए। इसकी पावर 2 आई थी क्या, नहीं, आप चेक कर लेना, ठीक है, चेक करना उसको। तो उसमें बच्चों इसकी जो पावर्स होगी ना, इसकी जो पावर्स होगी उसको उसमें 1 ही मिलेगा, हर एक पॉइंट में 1 मिलेगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो बच्चों देखिए यहाँ तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ dy/dx की पावर यहाँ क्या होगी, 2 हो गई। इसी वजह से बच्चों ये क्या होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो बच्चों इस तरह अगर इक्वेशन अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना ये सब क्या होंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन और लिखा, चलिए मैंने लिख दिया x d2y अपॉन dx2 लिख दिया e की पावर x, चलिए ऐसा लिखते हैं। लिखा मैंने 3 dy/dx, ठीक है, प्लस मैंने क्या लिख दिया y इक्वल टू x², ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखिए इसकी जो पावर्स है 1 है, और इसकी भी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी भी पावर कितनी है, 1 है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें लीनियर की अगर बात मैं करूँ, लीनियर की अगर बच्चों मैं बात करता हूँ, तो इसमें कितना है, सभी की डिग्री क्या है, 1 है, सभी की डिग्री क्या है, 1 है। और एक बात और, y की डिग्री भी कितनी है, 1 है। तो इसलिए ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर यही y यहाँ आ जाता तब कहानी ख़त्म हो जाता, कहने का मतलब वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता, ठीक है बच्चों।
तो इस तरह अगर हम आपसे पूछें इसी क्वेश्चन में, तो बच्चों बताओ ऑर्डर कितना होगा, बताइए ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर की अगर मैं बात करूं बच्चों 3, डिग्री की बात करूं बच्चों, बताइए मैंने बताया था जिसका सबसे अधिक बार अवकलन होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, तो वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसमें सबसे अधिक बार 3 बार अवकलन किया गया, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों 3 होगा। और बच्चों अगर मैं डिग्री की बात करूं, इसकी पावर चेक कर लीजिए, जहाँ से ऑर्डर निकलेगा वहीं से डिग्री निकलती है। तो बच्चों यहाँ पे डिग्री कितना मिल जाएगा 1। अब बताइए मैं आपसे पूछूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए है कि नहीं है, है कि नहीं है। अभी मैंने बताया है, तो आप लिख दीजिए यस। यस क्या है बताओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे छांटते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपकी बुक से ही लेंगे, जैसे HK दास की बुक हुई, और भी बुक्स हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस उसमें से लेंगे और आपकी एक्सरसाइज जो HK दास की है मैं उसको कम्प्लीटली पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो यदि बच्चों लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।